मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जब सरकार ने गांव-गांव में प्रसव केंद्रों की स्थापना की थी, तब शिवपुरी के पोहरी ब्लॉक अंतर्गत झीरी में भी प्रसव केंद्र की स्थापना की गई और इसे प्रदेश भर में मॉडल प्रसव केंद्र के रूप में प्रचारित किया गया। यहाँ देश विदेश की विभिन्न संस्थाओं के जिम्मेदारों की विजिट तक कराई गई है और खूब पीठ थपथपाई गई। इसी मॉडल प्रसव केंद्र को पिछले साल की अपग्रेड करते हुए हेल्थ वेल्थ सेंटर में तब्दील किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सके। वहां बिजली, पानी, साफ सफाई सहित ट्रेंड स्टाफ उपलब्ध कराया गया। इतना सब होने के बावजूद हालात ये हैं कि पिछले सप्ताह भर से अधिक समय से हेल्थ वेल्थ सेंटर पर मोमबत्ती के उजाले में प्रसव कराया जा रहा है। ऐसे में अगर किसी प्रसूता और नवजात की हालत बिगड़ गई तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हेल्थ वेल्थ सेंटर पर पदस्थ एएनएम का कहना है कि वे मामले की जानकारी बिजली विभाग के अधिकारियों को दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बिजली नहीं सुधरी। इस केंद्र पर पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ भर्ती मरीज और उनके तीमारदार प्यासी की तड़प रहे हैं। महिला प्रसव पीड़ा से कराहती रही। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस महिला को लेने के लिए आई भी, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाई। आखिर क्यों? जब आप इसकी हकीकत से रूबरू होंगे, हैरानी में पड़ जाएंगे। 1 घंटे इंतजार करने के बाद लोग महिला को एम्बुलेंस तक ले जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बाद में परिजन जच्चा बच्चा को लेकर कोटर अस्पताल पहुँचे और दोनों को भर्ती कराया। दरअसल गांव आने के लिए सड़क ऐसी है जो दलदल में तब्दील हो चुकी है। यहाँ गाड़ियों का चलना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। दरअसल सतना सांसद के गोद लिए ओबर गांव से सटे तिहरा गांव में आज भी बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। बरसात के 4 महीने तो गांव वाले मानो नारकीय जीवन जीने पर विवश हो जाते हैं, जहां सड़क पर चलना किसी बॉर्डर को पार करने जैसा लगता है। लोगों का कहना है कि यहाँ कई सालों से सड़क बनी ही नहीं। बहरहाल तिरहा पंचायत का एक बड़ा हिस्सा बरसात के 4 महीने मुख्य सड़क से कट जाता है। कच्ची सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है, जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। सांसद में जान कैसे अटक जाती है, ये उसकी तस्वीर है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो और अचानक आफत आ जाए, ये उसकी तस्वीर है। जी हाँ, ये जंगल में लोगों के रेस्क्यू की तस्वीर जशपुर से सामने आई है, जहां लोगों की जान अचानक संसद में फंस गई। लोग गए तो थे वाटरफॉल देखने, लेकिन यहां अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ भी ऐसी जिसे पार करना मानो मौत को गले लगाने जैसा हो। बताया जा रहा है कि करीब 12 से ज्यादा लोग इस बाढ़ में फंस गए। गनीमत थी कि लोगों ने उन्हें बचा लिया। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन ये तस्वीर लोगों को डरा जरूर रही है। घर में बिखरे पड़े कपड़े, तहस नहस अलमारी, टूटा हुआ ताला और फिर एक एक करके बाहर निकलते ये बदमाश, जिन्होंने चेहरे तो कपड़ों से ढके हुए हैं। इनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद जरूर है, लेकिन उनकी पहचान मुश्किल है। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने घर की ये दुर्दशा की है। घर सुनसान था, बिल्कुल सुनसान, और शायद इसी मौके की तलाश में भी कई दिनों से ये थे। लिहाजा मौका मिलते ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आगर मालवा में चोरों ने सूने घर पर धावा बोला। उज्जैन रूट के कॉलोनी के 2 घरों में लाखों के गहने और कैश पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर ये फरार हो गए। ये अलग बात है कि इनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन इन्होंने भी अपनी पहचान छिपाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। लिहाजा इस तस्वीर में तो उनके चेहरे बिल्कुल साफ नहीं हैं। हालांकि इसी तस्वीर के जरिए पुलिस मामले की तहकीकात और आरोपियों की तलाश में जुटी है। गली के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ी ये लाश 26 वर्षीय गायत्री तारक की है। गरियाबंद जिले के कुरुसकेरा की गायत्री की हत्या उसके पति मनोज तारक ने की है। दरअसल गायत्री 3 बच्चों को पति मनोज के पास छोड़कर साल भर पहले पड़ोसी मानस चंद के साथ फरार हो गई।
4 दिन पहले ही वो गांव लौटी थी और पत्नी बनकर मानस चंद के घर पर रह रही थी। मनोज को ये बात नागवार गुजरी और फिर उसने तलवार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही राजिम पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इधर हत्या को अंजाम देकर आरोपी गांव से फरार हो गया। जाने से पहले उसने ग्रामीणों को भी धमकी दी। सिर पर खून सवार देखकर ग्रामीणों ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर उसकी तलाशी शुरू की और कुछ घंटों में ही घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। हालांकि इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। उज्जैन के पास तराना में नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया। इंदौर नारकोटिक्स और तराना पुलिस को साझा छापामारी में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 1376 किलो गांजा जब्त किया गया है। आंध्र प्रदेश से ट्रक द्वारा इस बड़ी खेप को उज्जैन तक लाया गया। वहीं गांजे के साथ साथ उज्जैन के रहने वाले 2 आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। इस जब्त गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल एनसीबी इंदौर को सूचना मिली थी कि एमपी के तराना में मादक पदार्थों की बड़ी खेप पहुंचने वाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक ट्रक की जानकारी हाथ लगी, जो आंध्र प्रदेश से चलकर छत्तीसगढ़ को होता हुआ उज्जैन के तराना पहुंचने वाला था। लेकिन इससे पहले ही नारकोटिक्स और तराना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को रोककर तलाशी ली, तो ट्रक के अंदर छोटे छोटे पैकेट में ब्राउन टेप से पैक कर बंडल रखा हुआ मिला, जिसमें मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ था। धमतरी जिले में नरहरा वाटरफॉल बहुत ही प्रसिद्ध है, जहां वाटरफॉल की खूबसूरती को देखने के लिए छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी आते हैं। लेकिन इस वाटरफॉल में खतरा भी बना रहता है, जिसे लोग सेल्फी या नहाने के समय भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला वाटरफॉल नरहरा में देखने को मिला है, जिसमें एक युवक ने नहाने के लिए तो छलांग लगाई, लेकिन वापस लौट के नहीं आया। युवक भंवर में फंसता ही चला गया, जो उसे अपनी ओर खींचता चला गया। युवक की बहुत तलाश की गई, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। शिकायत के बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली, जिसके बाद युवक का शव भंवर से निकाला गया। दरअसल बालोद का रहने वाला परिवार पिकनिक मनाने आया था, जहां ये हादसा हो गया और युवक की मौत हो गई। देवी विश्वविद्यालय ने इंदौर के गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी है। अब यहां पढ़ रहे 144 छात्रों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अधिकारियों के सामने दिक्कत खड़ी हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर लॉ कॉलेजों में सीटें फुल है। लंबे समय से गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें मिल रही थी। कॉलेज ने इस बीच अपना पक्ष नहीं रखा। विश्वविद्यालय के डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के डॉक्टर सुमंत कटियाल ने बताया कि कॉलेज के पास बिल्डिंग, फैकल्टी और दूसरे दस्तावेज अधूरे थे। इसके चलते विभाग की कार्रवाई के बाद विश्वविद्यालय ने संबद्धता खत्म कर छात्रों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। कोरोना काल के बाद अब इंदौर में पर्यटन को रफ्तार देने के लिए रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इसका शुभारंभ किया और खुद खुली गाड़ी में सवार होकर नाइट सफारी का आनंद लिया। इस दौरान चीतल, हिरण, खरगोश और नीलगाय जैसे जानवरों के दीदार भी हुए हैं। रालामंडल में 782 मीटर की ऊंचाई पर बने हुए शिकारगाह पर पहुंचने के बाद पूरा इंदौर रात में लाइट से जगमग दिखाई देता है। यह अद्भुत नजारा देखकर पर्यटक भी अभिभूत हो जाते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए पहाड़ी रास्ते पर 2.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये यात्रा रोमांच से भरी होती है। अभी प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार में नाइट सफारी की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद इंदौर में यह नया प्रयोग किया गया। रालामंडल देश की एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जो बारिश में भी खुली रहती है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 300 से ज्यादा पेड़ों की प्रजाति है और 400 से ज्यादा जाति के औषधीय पेड़ पौधे मौजूद हैं। बहरहाल रालामंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत के साथ ही यहाँ 1.5 करोड़ की लागत से एक खूबसूरत बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। पर्यटकों को लुभाने के लिए पार्क में फूड जोन के अलावा दूसरी जगहों से जंगली जानवरों को लाकर बसाया जाएगा। ढोल नगाड़ों की गूंज, जय बम के जयकारे, सजी धजी नाव और उस पर सवार भगवान काशी विश्वनाथ। ये मनमोहक तस्वीर है मां नर्मदा के अहिल्या घाट की।
जी हाँ, खरगोन की पवित्र नगरी महेश्वर में मां नर्मदा की गोद में शाही ठाट से भगवान काशी विश्वनाथ ने नौका विहार किया। इस दौरान अहिल्या घाट पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दरअसल श्रावण महीने में हर साल भगवान काशी विश्वनाथ नर्मदा की गोद में नौका विहार करते हैं। दयालु मित्र मंडल के प्रमुख गुरु दयालु के सानिध्य में 5 पंडितों ने नौका विहार के पहले काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किया। नौका विहार के बाद महेश्वर के भवानी माता मंदिर में भगवान भोलेनाथ ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए शहर में शाही सवारी निकाली गई। नौका विहार के दौरान जय बम, भोले शंभू, भोलेनाथ और भगवान काशी विश्वनाथ के जयकारों से महेश्वर गूंज उठा। महेश्वर पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के नौका विहार का नर्मदा तट से आनंद लिया। काशी विश्वनाथ घाट से प्रारंभ हुई नौका विहार सामने घाट पर पहुंची। इस अवसर पर भक्तों द्वारा भगवान की भव्य आरती की गई। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ महादेव की धूमधाम से शाही सवारी निकाली गई। परंपरागत मार्ग से बाबा बैजनाथ अपने भक्तों को दर्शन देने नगर में पहुंचे तो भक्तगण बाबा की भक्ति में अभिभूत हो गए। नगर में निकाली गई सवारी में बाबा को जेल के सामने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जेल प्रशासन द्वारा बाकायदा सलामी देकर बाबा की आरती भी की गई। कोरोना गाइडलाइन के चलते भीड़ इकट्ठा न हो, इसके तहत जल्दीबाजी करते हुए दौड़ भाग कर प्रशासन ने सवारी निकालकर परंपरा का निर्वहन कर दिया। इसके पहले हर साल दोपहर 1 बजे से आरती के बाद शाही सवारी की शुरुआत की जाती थी, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु शामिल होते थे। लेकिन इस बार रातों रात तैयारी कर अचानक सुबह आरती के बाद जिला प्रशासन ने सवारी शुरू कर दी। हालांकि जैसे जैसे भक्तों को जानकारी मिली वो सवारी में नाचते गाते शामिल होते गए। सवारी के दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भिलाई निगम क्षेत्र में जल्द ही पट्टों का वितरण किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद भिलाई में पट्टा वितरण की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। आगामी 20 अगस्त को पट्टा वितरण किया जाएगा। अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई ने बताया कि साल 2019 में शुरू की गई राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 700 वर्ग फीट तक के पट्टे वितरण किया जाना है। ये योजना जो है 2019 में प्रारंभ हुई थी, जिसमें नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लगभग 2500 आवेदन आए हुए थे, जिसमें से 600 हितग्राहियों को पट्टा जो आवंटित किया जा चुका है। नगर निगम भिलाई के अंतर्गत इसके लिए 2500 आवेदन आए हैं, जिनमें से 600 लोगों को पट्टा वितरण किया जा चुका है। आगामी 20 अगस्त को बाकी बचे लोगों को पट्टा वितरित किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पिंक गश्त अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अलावा कॉलोनियों में पुलिस जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही है। पुलिस की टीम ने इंदिरा मार्केट, तालपुरी, मैत्री कुंज इलाकों में जाकर महिलाओं से बातचीत की, साथ ही कानूनों के बारे में जानकारी दी। मुश्किल हालातों में क्या करना है, इसके बारे में भी पुलिस की टीम ने जानकारी दी। दुर्ग पुलिस ने 11 महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की एक खास पेट्रोलिंग टीम बनाई है। इन महिला सिपाहियों को गुलाबी रंग की 40 स्कूटी दी गई है। पेट्रोलिंग टीमें शाम 6 बजे से 11 बजे तक पेट्रोलिंग कर रही हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश ने उन्हें याद किया। ग्वालियर में भी कमल सिंह का बाग स्थित अटल जी के पैतृक निवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जहां पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा नेता, कार्यकर्ता उनके पैतृक निवास कमल सिंह के बाग पहुँचे, जहाँ पर स्वर्गीय अटल जी के चित्र पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने अटल बिहारी को याद करके उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। कमल सिंह के बाग में सुबह से ही लोग पहुंचने लगे थे। हालांकि इस दौरान लोग कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी करते हुए नजर आए। खरगोन के महेश्वर की कलरफुल साड़ियां आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों की पहली पसंद बन गई हैं। करीब 300 साल पहले महिला शासक होलकर राजघराने की महारानी देवी अहिल्याबाई ने इसकी शुरुआत की थी।
दूसरे राज्यों से बुनकरों को लाकर लोगों को साड़ी बनाना सिखाया था, जो आज महेश्वरी साड़ी देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई है। स्थानीय बुनकरों का कहना है कि देवी अहिल्याबाई की दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज 7,500 परिवार माहेश्वरी साड़ी के रोजगार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोविड से उभरकर बुनकर वापस अपने प्रमुख रोजगार में लग गए हैं। बुनकरों का मानना है कि सिल्क, कॉटन और बेहतरीन कलर से बनी हैंडलूम साड़ी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब महेश्वरी साड़ी एक्सपोर्ट हो रही है। आज देश दुनिया में पहचान बनाने वाली महेश्वरी साड़ी लोगों के रोजगार का साधन भी बन गई है। खास बात यह है कि देवी अहिल्याबाई के सपने को नई पीढ़ी नई सोच के साथ साकार कर रही है। कोरबा में राजकीय वृक्ष साल को बचाने के लिए वन मंडल ने वन महोत्सव शुरू किया। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बेला कछार गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री ने साल के पौधे लगाए। वन विभाग यहां 5 हेक्टेयर जमीन पर 5,000 पौधे लगाएगी। वन महोत्सव में स्थानीय ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। मंत्री ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी, साथ ही लोगों से पौधे लगाने की अपील भी की। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। टेक्सटाइल सिटी सूरत में कपड़ा बनाने के लिए तरह तरह के धागों को मिलाया जाता है। अब तक कीड़े रेशम से रेशम बनते थे, लेकिन अब ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिकों ने तट पर पेड़ उगाना और लक्स नाम के सूत बनाने के लिए इसके गूदे से रेशम निकालना शुरू कर दिया है। ये देखते हुए कि पश्चिमी देशों में इस धागे से उत्पादित कपड़े की बहुत मांग है, अब सूरत के निर्माताओं ने इसी धागे का आयात कर कपड़े का उत्पादन शुरू कर दिया है। सूरत के व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सूत को कीड़े से रेशम का धागा बनाया जाता था, लेकिन अब ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिकों ने तट के किनारे कृत्रिम पेड़ उगाना शुरू कर दिया है। इसके गूदे से रेशम निकालकर लक्स नाम का सूत बनाया जाता है। इस धागे से बनने वाले कपड़े की पश्चिमी देशों में मांग काफी है। सूरत के व्यापारियों का मानना है ये धागा 50% से भी सस्ता है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार और जानदार प्रदर्शन कर भारत का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों के लिए सोमवार का दिन बेहद ही खास बन गया, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा निभाते हुए अपने आवास पर खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम ने एथलीटों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाइयां दी और सम्मानित किया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का सम्मान करने से पहले सभी के साथ ब्रेकफास्ट भी किया। साथ ही उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु के साथ अपने आइसक्रीम खाने के वादे को भी निभाया। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारत की ओर से 228 सदस्यों का दल भेजा गया था। इसमें 119 खिलाड़ियों सहित 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी शामिल थे। ओलंपिक में भेजा गया ये भारत का अभी तक का सबसे बड़ा दल भी था। भारत इस बार 1 गोल्ड सहित कुल 7 पदक जीतने में सफल रहा। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने नाम की। देश को एकमात्र गोल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने जिताया। पंद्रह अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम हो गया है। तालिबान लड़ाके जिस तेजी से अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा करते जा रहे थे, उससे लग तो रहा था कि गनी सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है, लेकिन इतनी जल्दी तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन तालिबान के इन लड़ाकों की रफ्तार ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। कई जिलों और शहरों पर तो एक भी गोली चलाए बिना ही तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। तालिबान ने 6 अगस्त को ईरान सीमा से सटे जरांज पर कब्जा किया था। ये तालिबान के नियंत्रण में आने वाली पहली प्रांतीय राजधानी भी थी। इसके बाद एक एक करके अफगानिस्तान की कई प्रांतीय राजधानियां तालिबान के कब्जे में आती गईं। विश्लेषकों का मानना है कि अफगानिस्तान की सेना के पास हथियार और प्रशिक्षण तो था ही, लेकिन वो स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रही, जिसने तालिबान का काम आसान कर दिया। तालिबान ने हाल के सालों में स्थानीय स्तर पर कूटनीति का इस्तेमाल किया और लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। यही वजह है कि बहुत से इलाकों में तालिबान को कोई विरोध नहीं झेलना पड़ा।
अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान राज लौटाया। इसके साथ ही राजधानी काबुल से लोगों का पलायन तेज हो गया है। डर के इस माहौल के बीच काबुल में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया सुरक्षित वतन वापस ले आई है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट 15 अगस्त की शाम को काबुल से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। फ्लाइट रडार के मुताबिक एयरबस A320 फ्लाइट ने 12:43 पर दिल्ली से उड़ान भरी और 2 घंटे बाद 2:45 पर काबुल में लैंड किया। हालांकि फ्लाइट को काबुल में उतरने के लिए क्लियरेंस मिलने में समय लगा, जिसके चलते फ्लाइट को कुछ समय तक आसमान में चक्कर काटने पड़े। एयर इंडिया के अधिकारी ने बताया कि इस फ्लाइट को अफगानिस्तान में एयर बबल के अंदर ऑपरेट किया गया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के वरिष्ठ सलाहकार रिजवान उल्लाह अहमद जई भी दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में शांति है। ज्यादातर सियासतदान और मंत्री काबुल छोड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये नए तालिबान हैं जो महिलाओं को भी काम करने की मंजूरी देंगे।